आदाब। पाकिस्तान में हमारे आज के मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कश्मीर की इंसर्जेंसी को बहुत नज़दीक से देखा है। जब उन्होंने सर्विस ज्वाइन की 1986 में, तो उसके साथ ही कश्मीर में जो मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ था, तो इसका उन्होंने बहुत नज़दीक से मुशाहिदा किया है और 33 साल की सर्विस के बाद 2019 में ये रिटायर हुए हैं। डॉक्टर शशपाल वैद साहब, नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप डायरेक्टर जनरल पुलिस की पोजीशन तक पहुँचे और बहुत ही मुश्किल हालात में आपने काम किया है जम्मू कश्मीर में। आपसे हम जानना चाहेंगे, हम अक्सर पॉडकास्ट में तो अपनी आपकी जो ज़िंदगी है, जो स्ट्रगल्स वगैरह हैं, लेकिन इसको वक्त को बचाने के लिए हम थोड़ा आएंगे आपके, जब से आपने सर्विस ही ज्वाइन किया है। मुस्तकबिल में किसी वक्त हमसे बात करेंगे आपकी पैदाइश और तालीम तरबियत वगैरह पे, लेकिन यहाँ पे हम शुरू ही करेंगे कि पहले आप को ये शौक़ था कि आप पुलिस सर्विस में आएंगे, या क्योंकि आपने बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस किया था और जाहिर है कि आप इसमें शायद एकेडमी में जाना चाहते थे, तो ये कैसे आप आ गए पुलिस सर्विस में? मैं समझता हूँ मुकद्दर लेके आया, डेस्टिनी बोलते हैं ना जिसको जी। मेरा ना एप्टीट्यूड पुलिस के लिए था, ना कभी सपने में भी सोचा था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बेसिकली मेरे माँ बाप का जिस तरह जम्मू कश्मीर में नॉर्मली होता है, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, मेरे फादर का ड्रीम था बच्चे को डॉक्टर बनाना है। तो उस वक़्त मैं बात कर रहा हूँ 75 में मैट्रिक पास किया और 77 में 12th पास किया। तो उस वक़्त फर्स्ट डिवीज़न आना बड़ी अच्छा होता माना जाता था। जी हाँ। डिवीज़न आना तो, लेकिन जैसे होता आया है, 60% मार्क्स था फर्स्ट डिवीज़न होती थी और फर्स्ट डिवीज़न बहुत कम लिमिटेड लोग होते थे, बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। जी हाँ। और उनको जनरली सीट मिल जाती थी, लेकिन जैसे हमारी स्टेट में होता है फेयरनेस इतनी होती नहीं है। और मैं कहूँगा कि डेस्टिनी थी, तो मुझे छोड़ दिया गया और कुछ सेकंड डिवीज़न वालों को लिया गया। तो जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में होता है, सब कंट्रोल होता है सेक्रेटरीट से। जी। तो सेक्रेटरीट के जो इस सारी प्रक्रिया चलाने वाले हैं, उनको लगा कि हायर मेरिट वाला है, इसको कहीं ऐसा भेजा जाए दूर। तो मुझे उन्होंने वेटनरी साइंसेस में सिलेक्ट किया और सबसे दूर जो वेटनरी कॉलेज था, मद्रास वेटनरी कॉलेज, वहाँ भेजा। मैं आज सोचता हूँ इस पर्पज़ से भेजा कि ताकि ये कहीं कोर्ट में ना जाए। अच्छा। हमारी उतनी, मैं कहूँगा, ना हमारी समझ थी, ना औकात थी, ना पैसा था। एक सिंपल गांव का स्टूडेंट, महानपुर गांव से आया, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, रिमोट एरिया है। कहाँ कोर्ट में जाते, किस वकील को पकड़ते, उसके लिए फ़ीस कहाँ होती, तो ये जिस तरह नॉर्मली आप जाते भी नहीं। कहाँ जाते। तो लेकिन उन्होंने इस इरादे से किया और चेन्नई भेज दिया। तो हम इसी में खुश हो गए कि सीट में चले गए। वहाँ बाद में हमें पता चला कि कुछ जो लोग जहाँ सिटी के थे, श्रीनगर जम्मू के, उन्होंने कोर्ट में गए, उनको सीटें मिल गई नेचुरली, बिकॉज उनको बाईपास किया था। उन दिनों नए शेख अब्दुल्ला साहब आए थे, आई थिंक 1975 में, तो उनकी सरकार थी। तो सीट मिली, उन लोगों को मिली जो कोर्ट गए, लेकिन चूंकि हम पिटिशनर नहीं थे तो हमको मिली नहीं था। हम वहीं पर रहे और वहाँ कुछ ऐसा माहौल मिल गया जिसमें सिविल सर्विसेज का एक तैयारी करने का एटमॉस्फेयर मिल गया और मैं वहाँ 3-4 लाइब्रेरीज़ का मेंबर बन गया और शुरुआत कर दी। उस तैयारी में ये था कि सिविल सर्विस करना है, लेकिन ये नहीं था कि मैं पुलिस की नौकरी करूँगा। लेकिन डेस्टिनी ये थी कि मेरा 148 रैंक आया ऑल इंडिया में। जी। तो
आई थिंक 100-120 तक आईएएस और फॉरेन सर्विस वाले गए। उसके बाद जो है वो आईपीएस में आए। तो मैं आईपीएस में चूँकि टॉप मेरिट में था तो मुझे होम स्टेट मिला। ये 1986 के बैच? 86 बैच। तो चूँकि JNK से मैं अकेला था तो मुझे मिल गया, और बाकी मेरे साथ 3 और थे, वो स्टेट के बाहर के थे। तो 4 सीटें थीं, तो 1/3 स्टेट लोकल कोटा होता जी। तो उसमें मैं वैसे भी अकेला ही कैंडिडेट था, तो मेरिट भी हाई था, तो मिल गया मुझे। तो इस तरह से इंडियन पुलिस सर्विस में आया, और यहाँ JNK में कार्डर मुझे अपनी स्टेट मिला। तो उससे मैं इतना खुश हो गया कि अपनी स्टेट में अपने लोगों के साथ नौकरी करने का, उनकी सेवा करने का मौका भगवान दे, तो कितनी बड़ी बात है। ऑफिसर्स में से हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जिन्होंने प्री मिलिटेंसी और पोस्ट मिलिटेंसी दोनों देखे हैं। हालांकि उस वक्त तकरीबन शुरू होने लगा था ये सिलसिला जब आपने ज्वाइन किया, फिर आप जब सर्विस में बाकायदा तौर पे आ गए 87-88 में, तो लेकिन आपको ये इम्तियाज़ हासिल है कि आपने वो दौर भी देखा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये ट्रांजिशन इतना तेज़ी के साथ 88-89 में कैसे हो गया? ये ऐसा है कि ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था, और इसमें पाकिस्तान बहुत देर से काम कर रहा था। ये ऐसे नहीं, ओवरनाइट नहीं हुआ। हाँ, इसका असली रूप 88, 89, 90 में देखने को मिला, लेकिन इस पे पाकिस्तान काफ़ी देर से काम कर रहा था। और ऑपरेशन टोपैक आपने सुना ही है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया बिकॉज पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया कि 2 बार उन्होंने बाहर से लोग भेजे कश्मीर में जी। 65 में कवालीज जिनको हम बोलते हैं, रेडर्स बोलते हैं, लेकिन दोनों बार पाकिस्तान का गेम प्लान फेल हो गया था। ऑपरेशन गुलमर्ग भी और ऑपरेशन गुलमर्ग भी और जिब्राल्टर दोनों। तो उन्होंने इस बार ये सोचा कि ऑपरेशन टोपैक में हम कश्मीर के लड़कों को मोटिवेशनल इस तरह का माहौल बनाएंगे कि, और उनका फ्रस्ट्रेशन इस तरह से पैदा कराएंगे कि उनको वहाँ से पाकिस्तान लाया जाए, एक्सफिल्ट्रेट कराया जाए, वहाँ उनको रेडिकलाइज करें, ट्रेनिंग दें, हथियार दें, और उनको फिर इनफिल्ट्रेट इंडिया के कश्मीर में की करें, और उनसे हालात को एकदम, और ये 88 में स्टार्ट हो गया, 88, 89, और फिर 90 में तो पूरी तरह से एकदम इरप्ट हो गया। जो जनरल ज़ियाउल हक का प्लान था, जनरल ज़ियाउल हक का प्लान था, और वो बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत कामयाब रहे, और उसमें हमारी कमियां भी रही। एक्चुअली हमने इन सारी चीज़, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में मदद की पाकिस्तान की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, वो एज ए इंडियन स्टेट हमने फैसले कर ली, और उसका सबका फिर इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर भी उस वक्त इस तरह से चल रहा था। रशिया का कोलैप्स हो रहा था, अफ़गानिस्तान चल रहा था, आपने देखा ये हमारा दूरदर्शन किस तरह से रोज़ दिखाता था पैलेस्टाइन में किस तरह पत्थरबाजी हो रही है, ये सारे जो, और उसको बार बार दिखा रहे थे। तो यू आर टेलिंग ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन कि आप भी ये करो, और इस अनफॉर्चुनेटली स्टेट मीडिया था ये,
गवर्नमेंट मीडिया था, इट वाज नॉट कोई चैनल एंटी नेशनल चैनल कर रही हो जी। अगर आप उस वक्त का देखें तो दिस इज व्हाट, तो हमने फैसला, ऊपर से 87 की इलेक्शन जी। अब सब कश्मीर में सभी जानते हैं, कितना सही है गलत है मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन हुआ है, ये फैक्ट है, नो वन कैन डिनाई। फैक्ट है कि 87 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो फेयर इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये भी फैक्ट है। आपने मोहिद्दीन शाह साहब का नाम सुना ही है, जो मिनिस्टर थे जी। फारूक साहब की गवर्नमेंट में, और किस तरह कहते हैं कि जो मफ के कैंडिडेट्स, अगर वो लड़ते फेयरली इलेक्शन, कितनी सीटें जीत जाते, 5 7 कितनी 10, तब भी वो अगर आते पार्टी में तो ओथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेके आते, क्या हो जाता। कोई आपने लाल डेंगा को नागालैंड में मेन स्ट्रीम में लाया, वो भी आए, ठीक है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली उसके बाद आज बाद में वो चीफ मिनिस्टर भी बना, वो भी एक टाइम पे सब मेन चीफ सेपरेटिस्ट था। तो वो मैं समझता हूँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए थी, अगर कोई उसके बावजूद भी जीतता है तो अच्छी बात है, इसका मतलब पीपल आर रिपोजिंग फेथ इन हिम। तो मैं समझता हूँ वो मौका हमने 87 में जो हुआ। दूसरा, जो अपोजिशन का वैक्यूम क्रिएट हो गया 87 में, जब कांग्रेस और एनसी ने ज्वाइन कर लिया, यू नो, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस रूलिंग पार्टी थी तो उसको अपोज करने, उस वक्त तो पीडीपी होती नहीं थी, बाद में बनी, तो उसकी अपोजिशन पार्टी मेन कांग्रेस होती थी। तो आप जब आपने मुझे आज भी याद है, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और वो आए जब मैं एएसपी बडगाम था, बहुत बर्फबारी हुई थी, जनवरी 89 में, जनवरी 18, तो बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी हुई थी और वो बाई रोड आए थे। मुझे आज भी वो सीन याद है, मेरी ड्यूटी लगी थी 88 ही शायद, 88 मेरे ख्याल से। तो मुझे आज भी याद है, मेरी ड्यूटी लगी थी पंथा चौक, जी हाँ, और फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। सर कॉन्वोकेशन में एड्रेस करना था एस केसेस में। तो उस वक्त वो बाय रोड आए, बाई एयर आ नहीं सके, बाई रोड आए, फारूक साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे जी, प्राइम मिनिस्टर साथ में बैठे। तो उससे क्या हुआ कि एक अपोजिशन का गैप जो था वो पड़ गया, दैट आल्सो क्रिएटेड व्हेन अगर एक रूलिंग पार्टी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, मेन अपोजिशन नहीं है, तो आप दोनों मिल गए, तो दैट आल्सो गेव, एंड आई थिंक ये सारे फैक्टर्स मिलकर इन्होंने हालात फर्टाइल बना दिए। कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल गलतियाँ, सियासी गलतियाँ थी जो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब आपने खुद जिक्र किया, क्योंकि आप खुद रहे हैं अहम ओहदों पे, अब आप भी ये बता रहे हैं कि 1987 में रिगिंग हुआ, ये इसमें दो ख्याल है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि 2-4 जगहों पे या 1-2 जगह पे हुई, या शायद मोहिद्दीन शाह के हल्के इंतखाब में ही हुई, और दूसरी जगहों पे ठीक ठाक हुआ। ट्रायंगुलर कंटेस्ट बहुत सारी जगहों पे हुए जहाँ ऑटोमेटिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने वहाँ पे जीता। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो एक ये नैरेटिव बना रहे हैं कि कश्मीर में सब जगहों से या 25 जगहों से 30 जगहों से चोरी की गई, वरना मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट इलेक्शन जीता। आपको क्या लग रहा है? आप नहीं, ऐसा है, उस वक्त मैं एएसपी ही था, तो अभी अंडर ट्रेनिंग 87 में, तो मैं अंडर ट्रेनिंग ही था जी, लेकिन मैं किसी ओहदे पे नहीं था। लेकिन मुझे ये फीडबैक मिला है कि धांधली बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। फिर वो नैरेटिव बनता है, अगर आप किसी को मौका देते हैं, जी, चोरी 1 पैसे की हो या 1000 करोड़ की हो, उसको चोरी ही बोला जाए। चाहे मोहिद्दीन शाह के एरिया में हुआ, कहते हो कैंडिडेट को पकड़ा, पुलिस स्टेशन में लिया, पिटाई की, यू कांट डू दिस टू एन पर्सन हु इज अपोजिंग यू जस्ट बिकॉज यू आर ए मिनिस्टर। तो मैं समझता हूँ वो नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, बिकॉज कश्मीर में पीपल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड दे ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। पॉलिटिकली बहुत
कश्मीर के लोग, शायद ऐसी चीज़ जम्मू में होती तो शायद अंडर दी कारपेट चली जाती या कोई इतना संज्ञान नहीं लेता, लेकिन कश्मीर में लोग बहुत क्लोजली पॉलिटिकली मॉनिटर करते हैं, दे आर वेरी पॉलिटिकली कॉन्शियस पीपल। तो अगर ऐसा हुआ था तो उस वक़्त उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो चाहे धांधली एक दो जगह पे हुई, लेकिन उसका यू गेव ए अपॉर्चुनिटी टू समबडी हु वाज ट्राइंग टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। तो आपने हालात माहौल ऐसा बनवा दिया, तो मैं समझता हूँ वो नहीं होना चाहिए था। और उसको अगर फेयरनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए इलेक्शन कमीशन को whatever action was required should have been taken. तो I think we gave an opportunity. मैं समझता हूँ ऐसे political blunders नहीं होने चाहिए। एक कैंडिडेट इसमें मखसूस था, ये सईद मोहम्मद यूसुफ शाह, जो बाद में हिजबुल मुजाहिदीन का मान गया, सईद सलाहुद्दीन जिसने अपना नाम रखा। ये बुनियादी तौर पर अमीर ज़िला श्रीनगर था जमात इस्लामी का, और ये नमाज़ पढ़ाते थे वहाँ पे। पढ़ाते मीन्स के आगे जो पेशवाई करते हैं एग्जीबिशन ग्राउंड में श्रीनगर में। 1987 के इलेक्शन के बाद भी 1988 और 89 में भी ये वहाँ पर नमाज़ पढ़ाते थे, और श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट में जो आपके ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स नेशनल जाते वो जा कर के इस नमाज में वो शिरकत भी करते थे। उस वक़्त ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई नहीं कहता था कि धांधली हो गई, उनको हराया गया, ऐसा कुछ माहौल नहीं लग रहा था। अचानक तब्दीली आ गई फिर 89 में, जब से रुबैया सईद को किडनैप किया गया 8 दिसंबर को। तो उसके बाद एक रिमार्केबल, एक सिग्निफिकेंट तब्दीली आ गई। ठीक बात। ऐसा है कि आप एक जख्म छोड़ेंगे तो वो बॉडी को असर करेगा। वो जख्म आहिस्ता आहिस्ता कहाँ फैल रहा है ये बाद में पता चलता है। तो ठीक है, उस वक़्त इतना नहीं बोला जाता था, बट एक इस ग्रुप में एक वो आ गया कि अगर हम हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और अगर हम इसको बैलेट से नहीं कंटेस्ट करके लॉजिकली लोगों का मत लेकर अगर हम नहीं आ सकते, तो फिर हमारे पास ऑप्शन, ये एक जस्टिफिकेशन वो वाला ग्रुप देता है इसमें। Whether it is right or wrong, I'm not going into that. मैं उनके आर्गूमेंट को सपोर्ट नहीं करता, बट उन्होंने कहा कि उनका आर्गूमेंट ये था कि अगर हम बैलेट से नहीं आ सकते, फिर हमारे पास ओनली ऑप्शन इज़ टू पिक अप गन। ये मुझे बहुत सारे टेररिस्टों ने, बहुत सारे उनके मेंटर्स ने बताया है, एसपी बात की बताया है। तो अब धांधली फॉर आर्गूमेंट सेक
धांधली बिहार में भी बहुत होती है, जी आपने देखा, जी, उड़ीसा में होती है, झारखंड में, बहुत सारे स्टेट। लेकिन वहाँ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगता, जी। तो आपको इतना खतरा नहीं। हम्म। यहाँ हम अगर एटमॉस्फेयर को अलाउ करेंगे इस तरह का होने का, तो यू आर गिविंग ए रेडीमेड ग्राउंड, फर्टाइल ग्राउंड फॉर टू योर नेबर टू फिश इन दिस ट्रबल बॉर्डर। सो दैट मेरा ये पॉइंट है। बाकी आई एम नॉट सेइंग व्हाट दे आर सेइंग इज करेक्ट, उसके और भी तरीके थे उसको रिड्रेस करने के लिए। दे कुड हैव complained to the election commission, they could have protested, there are many ways to, जिस तरह रेस्ट ऑफ द कंट्री में किया जाता है। लेकिन जब इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये सारी खबर थी कि इस तरह का बन रहा है, या तो हमारी एजेंसीज इग्नोरेंट थी, तो अगर पाकिस्तान इस तरह का प्लान इम्प्लीमेंट कर रहा है, यहाँ से फ्रस्ट्रेशन लड़कों में पैदा कर रहा है, उनको पार ले जाके ऑपरेशन टोपैक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो वी हैव टू बी डबली केयरफुल, विच आई थिंक इंडियन स्टेट एज सच फेल टू डू इट। ये नहीं होने देना चाहिए। तो अभी हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जो धांधलियाँ हुई वो महदूद हलकों में हुई, सेगमेंट्स, ज़्यादा जगहों पे नहीं हुई, बहुत सारी जगहों पे फेयर इलेक्शन हुआ। आप अक्सर पाकिस्तानी डीप स्टेट की बातें करते रहते हैं। डीप स्टेट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हमारे यहाँ भी है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो वहाँ पे उस वक्त रिगिंग की गई, क्या ये इसमें डीप स्टेट का फैसला था या मरकज़ी सरकार जो थी उस वक्त, राजीव गांधी की सरकार, उनका फैसला था, या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वाली और उनके साथ कांग्रेस भी यहाँ पे शामिल थी, मुफ्ती साहब खुद उस वक्त कांग्रेस में शामिल थे, उसके बाद निकल करके वो वीपी सिंह के साथ चले गए, लेकिन उस वक्त दोनों इकट्ठे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, और मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फ़ारूक भी इसका हिस्सा थे उस वक्त सरकार का, बाज़ाब्ता तौर पर, हालांकि उनका कोई ओहदा नहीं था, लेकिन उनके दो लोग कामयाब भी हुए थे 1987 के इलेक्शन में। आपको क्या लग रहा है, ये इंडिविजुअल इसका अपना ज़ाती कोई फैसला था जो चलो इसको वहाँ पे हरा लेते हैं, अपने आदमी को वहाँ पे कामयाब करेंगे, या एक बाज़ाब्ता तौर पर एक कंसर्टेड, एक वेल प्लान्ड एक मंसूबा था जो दिल्ली और श्रीनगर के बीच में था, जिस पर एक इत्तेफाक राय था ऐसा करना है? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ डीप स्टेट आप कह सकते हैं जो एजेंसीज हैं, आईबी, रॉ, इवन फोर्सेस, यू कैन क्लब देम, बट हमारी सिचुएशन पाकिस्तान की तरह नहीं है जी। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। पाकिस्तान में वही होता है जो डीप स्टेट चाहती है जी। वहाँ अब इमरान खान को आउट ऑफ सर्कुलेशन करना है, तो 100 पता नहीं कितने केसेस उसके खिलाफ चले। अब 4 दिन पहले उसको 14 साल की सज़ा कन्विक्शन कर दी है, उसकी वाइफ को 7 साल की। तो जज से भी फैसला वो करवाते हैं। ऐसा यहाँ नहीं हो सकता, इंडिया में नहीं हो सकता। हाँ, कुछ लेवल तक मतलब वो इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं, बट यहाँ ये नहीं कि जो आईबी चाहेगी वही होगा, ऐसा नहीं। फिर तो जो रूलिंग पार्टी है, फॉर एग्जांपल इस वक्त मिस्टर मोदी की सरकार है, तो क्या मिस्टर मोदी चाहेंगे तो वही हर जगह जीतेंगे? फिर आपका पंजाब नहीं होता, वहाँ क्या आप पार्टी पावर में नहीं आती, कर्नाटका में बीजेपी हार कर वहाँ कांग्रेस नहीं आती, खुद जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, यहाँ उमर साहब की पूरा स्वीप हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, बीजेपी को एक भी सीट कश्मीर वैली में नहीं मिली जी। यहाँ वो नहीं हो सकता। हाँ, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ अदर, आप पैसा कुछ चीज़ें कर सकते हो, कुछ फेवरेट कर सकते हो, लेकिन वो इंडिविजुअल जो धांधली हुई, वो दैट इट मे बी ए टोटल, मतलब दोनों उस वक्त जैसे हम बात कर रहे थे, एनसी और कांग्रेस का इकट्ठा हुआ, तो उनका ये कोशिश जरूर होगी कि हम ही पावर में आए और अपोजिशन की सीटें ना निकलें। लेकिन यहाँ एजेंसीज का रोल पाकिस्तान की तरह नहीं है। वहाँ
पाकिस्तान की आर्मी एंड द एजेंसी डीप स्टेट कंट्रोल्स द होल स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जी, इट इज नॉट सो हियर। मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मैटर नहीं करता है। इवन प्राइम मिनिस्टर इज चोजन बाय देम, प्रेसिडेंट इज चोजन बाय देम। इंडिया में आप कभी सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है? सवाल नहीं। सवाल ही नहीं। यहाँ इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और यहाँ जो अल्टीमेट डिसीजन लाइज विद द political authority, not with the Indian Army or the intelligence agencies. तो थोड़ा ज़ीरो इन हम करना चाहेंगे। आपको क्या लग रहा है इसमें राजीव गांधी और कांग्रेस का भी हाथ था या फारूक अब्दुल्ला का ही ये था एक एक्सपेडिशन कि शाह साहब को जताना है अपने रिश्तेदार हैं? आई डोंट थिंक इस ऐसे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के सिलसिले में कहीं उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करेंगे। आई डोंट थिंक। तो अगर होता तो फिर बहुत सारी जगह होता। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग उन दोनों की पार्टी की एट द टॉप मोस्ट लीडर लेवल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी साहब की हो सकती है आपस में अंडरस्टैंडिंग के भी we will become partner and we will win, but individual level पे I don't think these are individual matters. आपकी पुलिस सर्विस के पहले 10-12 साल में दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। एक ये कि रुबैया सईद को किडनैप किया गया, जो यूनियन होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी। 2 दिसंबर को शायद उन्होंने हल्फ लिया था मुफ्ती साहब ने, और 8 दिसंबर को मेरे ख्याल से इनका अगवा हो गया था 1989 में। और उसके बाद दूसरा इंसिडेंट हुआ 24 दिसंबर 1999 जो IC-814। ये 2 वाक़ात हैं। इनको लेकर के आपके ख़यालात हमने सुने हैं, वो वही ख़यालात हैं जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हैं, वो जो बता रहे थे, और आप भी वही ख्याल रखते हैं कि टेररिस्ट्स को नहीं छोड़ना चाहिए इनके मुकाबले, इनके बदले में जिनकी वो मांग कर रहे थे कि इनको छोड़ें। आपको क्या लग रहा है, क्या ये फैसले गलत थे दोनों वक्त पे इन लोगों को छोड़ना, और अगर हैं तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन लोग हैं? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वाज वेरी क्लियर। वो दोनों केसेस में टेररिस्टों को छोड़ने के खिलाफ थे और ही प्रोटेस्टेड आल्सो जी वेहीमेंटली, लेकिन अल्टीमेटली द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्ड। तो मैं समझता हूँ उस वक़्त की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, आप रुबैया सैयद वाला केस ले लीजिए, उस वक़्त वो जो 5 टेररिस्टों को छोड़ा गया जी, नेचुरली मुफ्ती सैयद साहब उस वक़्त होम मिनिस्टर थे, उनकी डॉटर थी। जी ही बीइंग द होम मिनिस्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, और आई थिंक बीपी सिंह साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर वो थे। तो इस तरह से जो डिसीजन लिया गया उसका आप इफ़ेक्ट देखिए ग्राउंड में, जो मैं एज यंग ASP महसूस किया कश्मीर में। द होल कश्मीर इरप्टेड
कि माइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ब्रॉट डाउन टू इट्स नीज। नील जी। भारत सरकार को घुटने के बल लाया बाई हैंडफुल ऑफ पीपल wielding AK-47 राइफल्स। तो कश्मीर में एक यूफोरिया पूरे वैली में इरप्ट हो गया कि देखो हमने भारत सरकार को झुका दिया ना। उसका इफेक्ट देखिए कि पूरा कश्मीर इरप्ट होने लगा ना। इसका इम्पैक्ट साइकी पे देखिए, यंग लड़कों के जो सेपरेटिस्ट माइंड रखते थे उनको एकदम बूस्टर मिला, और वो कि हम सब गन उठाएंगे और भारत सरकार से आज़ादी आज़ादी एक हीरोइज्म आ गया जी। तो उसका कितना बैड इम्पैक्ट हमने देखा ग्राउंड पे। और उस वक्त ये डिसीजन, मेरा ये मानना है, भारत सरकार का ही था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ उनकी गवर्नमेंट थी, ही प्रोटेस्टेड आई थिंक जितना वो कर सकते थे एज ए चीफ मिनिस्टर। तो मैं समझता हूँ उस वक्त की भारत सरकार जो भी इस डिसीजन के लिए जिम्मेदार था, ये गलत पॉलिटिकल डिसीजन था जी। एंड उसका इफेक्ट ग्राउंड पे कश्मीर के लिए सो डैमेजिंग एंड सो बैड। अल्टीमेटली उसकी वजह, इन ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से ही पूरा कश्मीर इरप्ट हुआ। और दूसरा जो आप अज़हर मसूद का, तो आई एम विटनेस किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रोटेस्ट किया कि मुझे ये नहीं होना चाहिए था, और टेररिस्टों इनको छोड़ना, मुश्ताक लटर। एक मिनट के बाद आएंगे इस पे जो 99 वाला वाक़या है। अभी जो जिसकी आपने बात की, जो रुबैया सईद के बदले लोग रिहा किए गए, जिसमें एक हाई कोर्ट के जज भी मुदाखलत कर, कई लोग उस वक्त मुदाखलत कर रहे थे और एक दूसरे पे सबकत लेने की कोशिश कर रहे थे। हर एक की कोशिश यही थी, अनलाइक द पीपल इन नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट, के इनको मतलब छुड़ाएं और इसको भी वहाँ पे छुड़ाएं। मेरी कई लोगों से बात हुई है, पुलिस में भी जो उस वक्त काम कर रहे थे, वो कह रहे थे हमारा एक राबिता था JKLF के लोगों से, वो कह रहे थे हमें इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, इसको छोड़ना था। आपको लग रहा है कि छोड़ देते या नुकसान पहुंचाते? मुझे नहीं लगता नुकसान पहुंचाते। आपको नहीं लग रहा है? और इन ऑल प्रोबेबिलिटी छोड़ ही देना था। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड फादर, मुफ्ती साहब जो थे, कोई भी फादर अपनी बेटी जब किडनैप होती है तो परेशानी हो जाती, किसी भी फादर को होगी। तो उनकी जो परेशानी थी वो हम, मेरे ख्याल जम्मू कश्मीर का हर आदमी समझता है। लेकिन ये भी सही लगता है कि उसको शायद वो हार्म नहीं करते। जी। जिस वक्त ये इनको अब ये खबरें चली थी इनको छोड़ने वाले हैं, मेरे ख्याल से 12 दिसंबर था तो बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए ज़ाना कदल के चौक में। मैं खुद वहाँ पे गया देखने के लिए, तो मैंने वहाँ पे देखे ज़ाना कदल के चौक में 3 लोग सिर्फ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के सिपाही, अभी भी मुझे याद है, एक दाढ़ी रखे हुए था और उसके हाथ में एक वो कार्बाइन था, खाली एक कार्बाइन, और 2 लोग और थे जिनके हाथ में, मुझे अभी क्लियर नहीं है कि इनके हाथ में SLRs थी या 303 राइफल्स थी, लेकिन एक हाथ में एक, वो 2 दाएं बाएं देखता था और उसके लोग जमा हो रहे थे इन पे कोई हमला नहीं कर रहा था, इनके खिलाफ कोई नारे भी नहीं लगा रहा था उस वक्त तक। ऐसे ही लोग वहाँ पे जमा थे, जो बाद में हमारे चलने के बाद शाम को एक सेलिब्रेशन में तब्दील हो गए, जब खबर वहाँ पे चली कि इनको छोड़ा गया है 5 लोगों को, और इसके बदले में, रुबैया सईद के बदले में। जिससे आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि एक बहुत सारे लोगों को ये लगा कश्मीर में कि इंडिया को हमने झुका दिया है, घुटनों पे लाया है। और जो लोग सरकार में भी थे, अगले कुछ दिनों में वो V साइन लेकर के सड़कों पर चल रहे थे आज़ादी वाले जलसों का। उधर से ही ऑलमोस्ट तकरीबन वो माहौल बन चुका था। ये सारा आपके सामने, हम शायद थोड़ी देर में इधर की तरफ वापस जाएंगे जो ये मिलिटेंसी का दौर है, लेकिन जो आप IC 814 का वाक़या है, इस पर आपने कई बार ये बताया है कि यह भी एक गलत फैसला था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था वाजपेयी साहब की सरकार को, जो सही तौर से नहीं लिया गया, और इसके बदले में उन लोगों को छोड़ा गया जिन्हें बड़ी मुश्किल से गिरफ़्तार किया था। और कुछ लोग तो इसमें बिल्कुल काफ़ी मेहनत के बाद गिरफ़्तार हो गए थे, कुछ अचानक, जैसे मसूद अज़हर, सज्जाद अफ़गानी,
नसरुल्लाह मंसूर लंगरियाल, ये जो खानाबल में पकड़े गए थे फरवरी 1994 में, ये लोग जो पकड़े गए थे। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या स्टैंड लेना चाहिए था? क्योंकि एक तरफ से तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पे अगवा हो चुके थे, काफ़ी शोर था पूरी कंट्री में, टेलीविज़न चैनल्स पे यही शोर चल रहा था कि इनको कुछ करो, उनको किसी तरह से छुड़ाओ। और उसके बाद ये बातें आने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था। एज अ पुलिस ऑफिसर एंड ए सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया, आपको क्या लग रहा है, क्या पॉलिसी होनी चाहिए थी? देखिए, मैं एज ए प्रिंसिपल मानता हूँ कि टेररिस्टों के साथ नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, शुरू से ही नहीं होनी चाहिए। नहीं चाहिए। टेररिज्म जिस तरह से यूएस, जो सुपर पावर्स हैं, यूएस या इवन इज़राइल, दे डोंट compromise with terrorists, and I think India should have followed that policy. That is one line. लेकिन मैं यहाँ इस बात पे आता हूँ, जो IC 814 का हाईजैकिंग हुआ, उसमें जिस तरह से बवाल रिश्तेदारों ने किया पूरे कंट्री में, हालांकि उस वक्त वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत एबल प्राइम मिनिस्टर भारत के, उनको लोग आज भी याद करते हैं। उन जैसे प्राइम मिनिस्टर को भी लोगों ने मजबूर किया। जिस तरह से आपने देखा, रिश्तेदार जिनके रिलेटिव्स उस फ्लाइट में थे कंधार में, तो उनको लगा कि वो मारे जाएंगे, और रिश्तेदारों ने बहुत प्रेशर किया, रोज़ टीवी में वो आता था, तो उससे गवर्नमेंट पर प्रेशर आया। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छी नेगोशिएशन की, शायद आजकल के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डोवल साहब भी उस टीम में थे, और जहां उनकी डिमांड इनिशियली पता नहीं 100+ लोगों को छोड़ने का था, और पता नहीं शुरू में 36 लोगों के छोड़ने का, और $200 मिलियन का भी डिमांड था, और सज्जाद अफगानी की मैयत लाश अल्टीमेटली उसको डाउन 3 टेररिस्टों पर ही माना गया जी। उसमें अजहर मसूद था, मुश्ताक जरगर और उमर शेख था। जी। तो मैं समझता हूँ नेगोशिएशन टीम ने बहुत अच्छा नेगोशिएशन किया, अल्टीमेटली दे ब्रॉट डाउन। लेकिन आप उस जहाज़ का उस वक़्त, आज शायद भारत इस पोजीशन में है कि अगर उस तरह की सिचुएशन हो, इवन देयर वी कैन हैव एन एक्शन एंड गेट आवर प्लेन, बट उस वक़्त शायद वो स्थिति नहीं थी। फिर भी जो मेरा ये मानना है कि वो जो जहाज़ जब उसने लैंड किया अमृतसर में पंजाब पुलिस के कमांडोज रेडी थे। उस वक्त के डायरेक्टर जनरल का स्टेटमेंट है जी। और वो उन्होंने उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे प्रकाश सिंह बादल, उनसे बात की और कहा कि हम रेडी हैं, सिर्फ आई एम वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप। जी। मेरा ये मानना है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को उस वक़्त जो डिसीजन लेना चाहिए था वो उन्होंने नहीं लिया, दे डिलेड इट। और पॉलिटिकल लेवल पे गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीट किया, मतलब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने मीटिंग की और उसमें सोनिया गांधी जो उस वक्त की लीडर ऑफ अपोजिशन थी और सभी पार्टियों के लोग आए, और उसमें ये फैसला हुआ कि इसको छुड़ाने की सारी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन खून खराबा नहीं होना चाहिए। अब व्हेन यू आर डीलिंग विद टेररिस्ट यू कैन नॉट एंश्योर कि खून खराबा नहीं होगा। और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को मिलने में जो NSG थी वो फ्लाई करने में देरी कर गई अमृतसर को, क्यों आज वो स्थिति नहीं है। अगर आज ऐसा होगा, the plane is ready at any time and NSG can be airlifted within minutes, airborne within minutes। तो आपको अमृतसर जाने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता जी, तो 1-2 घंटे में आप पहुंच सकते थे। लेकिन उस वक़्त शायद डिले हो गया, NSG तैयार नहीं थी और वो जहाज़ रेडी नहीं था, और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को गो हेड देना चाहिए था पंजाब के DGP को, पंजाब पुलिस के कमांडोज और
वेरी कैपेबल, ऐसा नहीं है। एनएसजी इज डेफिनेटली ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर एंटी हाईजैकिंग, बट पंजाब पुलिस के कमांडो जैसे JNK के कमांडोज, उन्होंने टेररिज्म देखा है, दे कुड हैव डन। और मेरा ये मानना है कि वो जहाज जब लैंड किया उसका और कुछ नहीं, रनवे ही ब्लॉक कर देते जी। अब वो जहाज टेक ऑफ नहीं करता, आपके कंट्रोल में है, विद इन योर कंट्री, यू कुड हैव डेल्ट इट विद एनी मैनर यू वांट, लेकिन आप इतना भी फैसला नहीं कर सके। क्या क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में सीनियर लोग होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, सारे एजेंसीज के चीफ्स होते हैं, वो दे कुड नॉट टेक ए डिसीजन कि ब्लॉक द रनवे यार। एक दो पैसेंजर्स को मार सकते थे वो रिटेलिएशन में, ठीक है। व्हेन यू आर डीलिंग विद टेररिज्म यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सम काज। तो मैं टुडे इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से इन हाइंडसाइट, बट हर एक एपिसोड को, इंसिडेंट को एनालाइज करना चाहिए, गलती कहाँ हुई। तो मेरा ये मानना है उस वक्त का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बहुत बड़ी गलती थी। दे शुड हैव इमीडिएटली टेकन दिस डिसीजन कि ब्लॉक द रनवे, डोंट अलाउ जहाज टू टेक ऑफ। हम इस पॉडकास्ट में इन्हीं चीज़ों पे, अचीवमेंट्स पे हम बात करते रहते हैं, फेलियर्स पे हम बात करना चाहते हैं, ताकि यह भी पता चले कि इसका एग्जैक्टली क्या हल है, किस तरह से होना चाहिए। हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जो 2 वाक़यात हुए जिसमें रुबैया सईद का अगवा और उसके बाद IC 814 का अगवा, इन दोनों मामलात में गलत फैसले लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके साथ ही कुछ ऐसे वाक़यात यहाँ पे हमारी नज़र में है इस मिलिटेंसी को लेकर के, जो दूसरे ममालिक में नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे 1993 में यहाँ पे ऑल पार्टी हुर्रियत के नाम से एक प्लेटफॉर्म बना, और आप सबको मालूम है कि आप सिस्टम में रहे हैं कि इनकी डायरेक्शंस कहाँ से, ये सब कैसे हुआ। और इसमें तकरीबन 26 लोग इसके जनरल काउंसिल में, और इसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 7 लोग क्या थे कि 7 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करता था कोई एक शख्स, जैसे कि सैयद अली शाह गिलानी रिप्रेजेंट करता था जमात इस्लामी को। इसके साथ साथ लेकिन 7 में से कम 5 या 6 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके बाज़ाब्ते तौर पे गुरेला ऑर्गेनाइजेशन के पीछे थी, अपनी गुरेला ऑर्गेनाइजेशंस बाज़ाब्ते तौर पे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर ले लिया, और अभी तक भी 35 साल की मिलिटेंसी के बाद भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अभी तक आउटलॉड नहीं है। इसके कई ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे JKLF है, जमात इस्लामी है, कई हैं जिन पे पाबंदी है, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पे कभी भी पाबंदी नहीं लगी। तो ये जो परमिसिव होना, इन चीज़ों की तरफ जो लोग सेपरेशन चाहते हैं इंडिया से, जम्मू कश्मीर की, और जो जिनका बाज़ाब्ते तौर पे है कि प्लेबिस्सिट, इसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, आपको क्या लग रहा है कि जो इस नज़रिए को लेजिटिमेसी दी गई और उनको एक्सेप्ट किया गया, ये डिसीजन सियासी सतह पे था या ये कि ब्यूरोक्रेटिक सतह पे था? मैं डीप स्टेट का ही जिक्र करूँगा। ये डिसीजन मुझे लगता है दोनों का ही होगा। विदाउट पॉलिटिकल यू कैनॉट डू एजेंसीज में, जैसे कहा, इंडिया में अकेले नहीं ऑपरेट कर। तो एक सियासी फैसला होगा। इट मस्ट हैव बीन ए सियासी फैसला। मैं आई एम नॉट प्राइवी टू दैट, बट मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि इंडिया में कोई भी इस तरह का वाइटल डिसीजन बिना पॉलिटिकल अप्रूवल के नहीं हो सकता। दिस इज नंबर 1। हाँ, इसके पीछे करने में डेफिनेटली डीप स्टेट जो भी एजेंसीज जिनको आप कहते हैं वो होंगी जी, लेकिन क्या इस तरह की चीज़ कोई दूसरा मुल्क बर्दाश्त करेगा कि जिसकी आप 5 एंटिटीज या 7 एंटिटीज का एक ग्रुप को आप पॉलिटिकल एंटिटी का स्टेटस दे रहे हो, जिसके आर्म्ड विंग थे who were fighting the state of India। तो उसके बाद जिस तरह का आपने देखा, ये हुर्रियत के लोग, इन जो कॉमन पार्लेंस में कश्मीर में कहा जाता है कि ये दोनों तरफ से पैसे लेते थे जी, लेते थे जी, मतलब ये इल्ज़ाम है।
अंदर किसने देखा, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी एक परसेप्शन है, एक परसेप्शन है कि ये आईबी रा से भी पैसा लेते थे और पाकिस्तान से भी लेते जी और पाकिस्तान का तो सारा वीडियो पे दिखाया जी कि यहाँ से ये दिल्ली जाते थे। जब पाकिस्तान डे होता था, जी पाकिस्तान एम्बेसी में हुर्रियत के सैयद अली शाह गिलानी हो या दूसरे हों, ये सारे वहाँ जाते थे और इनको वहाँ का जो आईएसआई का फौजी अफसर होता था, कर्नल ब्रिगेडियर जो भी पाकिस्तान एम्बेसी में, वो इनके साथ बैठता था, उसको सारा टीवी दिखाता था। उसके बाद ये इनको वहाँ पैसे दिए जाते थे, वो पैसे का ट्रेल पूरा भारत सरकार को पता होता था, एजेंसियों को तो पता लगता था। जी तो क्या कोई भी देश ये चीज़ अलाउ करेगा, आप मुझे बताइए, अदर देन इंडिया? वही तो मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में एक मुल्क है जिसने ये बर्दाश्त किया, और क्यों किया ये जानना चाहते हैं। आई डोंट नो, मेरे पास इसका आंसर नहीं कि आप अपने ही कंट्री के खिलाफ एक जो प्लेबिसाइड चाहता है, जो पाकिस्तान का माउथ पीस है, जो पाकिस्तान का एजेंडा चलाता है, आप उसको एक पॉलिटिकल एंटिटी का स्टेटस कैसे दे सकते हो? चाहे वो एजेंसीज थी, चाहे वो पॉलिटिकल उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। मुझे एज ए पुलिस ऑफिसर समझ नहीं आता, बिकॉज आई वॉज नेवर इन्वॉल्व इन दैट लेवल। ये फैसले सारे दिल्ली होते हैं, तो स्टेट में एक एएसपी से एसपी डीआईजी यहाँ बना, वी वर नेवर इन्वॉल्व इन दिस, बट इट हैज़ फेल्ड माई कॉमन सेंस। मैं बहुत अपने आप को नहीं मानता हूँ बहुत इंटेलिजेंट, आम आदमी हूँ जम्मू कश्मीर का, लेकिन मेरी जहन को ये आज भी समझ में नहीं आता कि आप ऐसी ऐसी एंटिटी को कैसे पॉलिटिकल स्टेटस दे सकते हो और उसको एक रिस्पेक्टेबिलिटी देते हो, उनको प्रोटेक्शन देते हो, उनको गार्डें लगाते हो, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां देते हो, उनको आप पीएसओ देते हो, उनको यहाँ से दिल्ली, आपके पूरे ग्लेयर से वो दिल्ली जाते हैं, पैसा लेते हैं पाकिस्तान एम्बेसी में, आपके खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान का एजेंडा बोलते हैं और सब कुछ। यहाँ लीडर बोलते हैं उनसे बात करो, आपने सबको पीछे कर दिया, उनको बोल दिया जी कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव यही हैं। What have they contested even one election? क्या आपने उन्होंने साबित किया कि हम कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं? 99% लोगों को कौन आज तक उनमें से कितने लोगों ने कितने % वोट लिए? तो आपने उनको कश्मीर का वो बना दिया, वो पाकिस्तान का एजेंडा। आई कैन अंडरस्टैंड, हाउ हैव वी एक्सेप्टेड इट? तो ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई आज तक। प्रोटेक्शनिस्ट तक ही महदूद नहीं था ये सिलसिला जैसे कि आप जानते हैं, नज़दीक से आपने देखा इसको, इनको ये किसी जगह पे जाते थे तो डाक बंगले में इनके लिए जगह होती थी, इनको ये पूरी दुनिया में जा कर के घूमते थे और वहाँ पे लेक्चर्स देते थे, और वो लेक्चर्स हिंदुस्तान की जमहूरियत के हक़ में नहीं होते थे, वो होते थे आज़ादी के लिए, वो होते थे कि यहाँ पे प्लेबिसाइट कराओ। एकेडमिया यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे जगहों पे और उनको खुली ढील थी। एक इनमें से ऐसे भी हैं यासीन मलिक, जिन्होंने यहाँ पे इतलात के मुताबिक और उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 करोड़ रुपए जमा किया, यहाँ से लिया पाकिस्तान, और आप और मुझे से लोग 10 रुपये भी नहीं ले सकते हैं ना यहाँ से किसी दूसरे मुल्क में। इसके अलावा जो उन्हें प्रोटेक्शन के नाम पे जो चीज़ें दी गई उनका कोई अंत नहीं है। एक्स हाई कोर्ट जजेस, डिविजनल कमिश्नर्स, डीसीज एयरपोर्ट पर जाते थे तो लाइन में रहते थे वो अपना बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए। हुर्रियत का कोई मामूली कोई अधिकारी भी होता था तो वो एसपी साहब जो एयरपोर्ट पे हुआ करते थे उसके लाउंज में बैठते थे, उसका बोर्डिंग कार्ड वहीं पे होता था और वो उसको काफ़ी वहाँ पे पिलाई जाती थी और बड़ी इज्जत के साथ उसको रवाना किया जाता था। ये सिलसिला पूरा जारी रहा, इसके लिए आप एक सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स अप टू फरवरी 2019 जब सीआरपीएफ के 40 लोग मारे गए अवंतीपुरा में एक सुसाइड अटैक में, उसके बाद पॉलिसीज़ बदल गई, JKLF पे पाबंदी लगी, जमात इस्लामी पे पाबंदी लगी, लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनका VVIP स्टेटस और इसकी प्रोटेक्शन वो सारी छीन ली गई बड़ी हद तक। और कई चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे कि CBI ने केस किया था इन्वेस्टिगेट रबिया सईद किडनैपिंग केस, और जो एयरफोर्स के 4 लोगों पे मतलब हमला होता जिसमें मारे गए थे लोग,
25 जनवरी 1990 को रावलपुरा में। ये दोनों केस 90 में ही उन्होंने, आप जिस वक्त बडगाम में एसएसपी थे, तो उस वक्त ही उन्होंने वो 22 जुलाई उन्होंने वो कंक्लूड किया था और उन्हें चालान भी किया गया था टाडा कोर्ट में। उसके बाद इस पर काफ़ी वो तवालत रही, कभी बाहर ये केस, कभी यहाँ कभी वहाँ। फाइनली अप्रैल 2009 में इन्होंने जो यासीन मलिक है उनके वकला ने इस पर एक स्टे लाया। इस पर 10 साल तक किसी ने वो स्टे भी वैकेट नहीं किया सीबीआई में। अप टू फरवरी नहीं बल्कि मार्च 2019 तक पूरे 10 साल वैकेट भी नहीं कराया किसी ने। आपको लग रहा है कि ऐसे ही ये तसाहुल है या इसमें बाज़ाब्ते तौर पे एक सरकारी फैसला है कि इनको खुली छूट दे दें, जो चाहते हैं करने दें? मुझे लगता है 2014 के बाद पॉलिसी बदली, जब मोदी सरकार आई। उससे पहले ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दिल्ली से ही ऐसा सिग्नल। मोदी वाली पहली सरकार में भी यही था? नहीं, ये नहीं बदला? नहीं, मोदी सरकार आने के बाद उनको टाइम लगा थोड़ा सेटल होने में ये सारी चीज़ें, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद ये बदल गया। उससे पहले जो सरकारें थीं उनका दिल्ली से ये मुझे लगता है इनको ग्रीन सिग्नल था। ये सारी जो आप कह रहे हैं प्रिविलेजेस मिलते थे, मैं खुद अपना भुगत चुका हूँ। मुझे जब गोली लगी, आपको मैं डीआईजी बारामूला, जी हाँ, मैं एक सोल्जर हूँ यहाँ का, यहीं का रहने वाला भी हूँ और यहाँ ही एक सिपाही हूँ। मैं डीआईजी रैंक में था, एक रेंज डीआईजी था बारामूला कुपवाड़ा रेंज का। उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आते थे, बारामूला, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, सोपुर और बांडीपुर। और मुझे गोली लगी 23 मार्च 1999 जी। तो उस वक़्त मुझे बारामूला हॉस्पिटल में पहला फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिला, ये जो हाथ का था। उसके बाद मुझे वहाँ से रातों रात ले गए बादामी बाग 92 बेस हॉस्पिटल। 92 बेस हॉस्पिटल जी लेकिन यहाँ से फिर नेक्स्ट डे मेरी वाइफ मुझे दिल्ली लेके गई। जी। जब सैयद अली शाह गिलानी को शिफ्ट करना होता था जी। पटना जेल से, जब उसको कैंसर हुआ तो उसको बॉम्बे ले जाना था टाटा इंस्टीट्यूट जी। उसके लिए स्पेशल जहाज जाता है। तो आप एक सिपाही को इस तरह से ट्रीट करते हैं और एक जो पाकिस्तान की बोली बोलता है उसके लिए स्पेशल जहाज, स्पेशल गेस्ट हाउस खुलते हैं। तो आप देखिए ये किसके इशारे पे हो रहा है। एसएसपी रैंक ऑफिसर जहाज में उसके साथ जो इलाज कराना था, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बताइए। कभी पूछे आपने उन लोगों से जो उनके साथ गए थे? मैंने नहीं पूछा, बट मुझे ये दिल में मलाल है कि मैं इस देश के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे ये ट्रीटमेंट मिलता है। उस वक़्त आपको मालूम है जब मेरा ऑपरेशन हुआ हाथ का, 7 घंटे की सर्जरी थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सीएम थे मुझे देखने। जी हाँ। मुझे इसका बिल पेमेंट करने के लिए पैसा लोन लेना पड़ा। बाद में खैर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रिइंबर्समेंट हो जाती, मुझे पैसे मिल गए। लेकिन आप देखिए, दिस इज हाउ यू ट्रीट ए पुलिस मैन ऑफ द रैंक ऑफ डीआईजी। एक सिपाही का क्या होता है? और जो आपके लोगों के लिए, आपके देश के लिए लड़ रहा है, और जो पाकिस्तान की जबान बोलता है उसको आप स्पेशल जहाज, एसएसपी साथ जाता है, उसके लिए पटना से उठा के मुंबई तक जहाज और गेस्ट हाउसेस खुलते हैं। तो ये सारा मुझे आज भी समझ में नहीं आया ये क्यों होता। तो पूछना चाहिए था ना एसएसपी असरार खान से। मैंने नहीं पूछा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप बताइए ये कलेक्टिव फेलियर पूरे सिस्टम का है कि नहीं, ये कलेक्टिव रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द सिस्टम है कि नहीं। तो ये इस पे बातचीत देश में होनी चाहिए कि क्या हमने इस तरह की पॉलिसी क्यों रखी जी, जिसने भी की। और आप जैसे आपने कहा कि बहुत सालों तक ऐसा चलता रहा, जी,
तो इसका मतलब अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन। हिसाब से 2019 तक, आपके हिसाब से 2014 तक? मेरा ये मानना है कि मोदी सरकार आने के बाद पॉलिसीज में तब्दीली आना शुरू हो गई थी, थोड़ा उसको टाइम लगा, लेकिन अब यस 18-19 के बाद तो बिल्कुल ही बदल गया जी। तो उनकी पॉलिसी टुवर्ड्स सेपरेटिस्ट चेंज आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस को कई बार इनको डिमोनाइज किया गया, कभी ये बताया गया कि ये मशकूक लोग हैं, इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, सीआरपीएफ के लोगों को रखना चाहिए, इन पे भरोसा। लेकिन आपने नज़दीक से देखा है इन लोगों को, क्योंकि जो आपके लिए पानी लाते थे वो भी यही लोग थे। आपका क्या अभी तक क्या असेसमेंट है आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस से, मतलब क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस बात के बावजूद कि एक बार म्यूटिनी टाइप एक बगावत सी हो गई, पुलिस कंट्रोल रूम में बंदूकें तानी गई, मुझे पता, लेकिन हुआ ये कि अल्टीमेटली सिस्टम को इन लोगों ने जिंदा रखा यहाँ पे, और इन्होंने मिलिटेंसी को ख़त्म करने में इनका रोल इससे गाफिल नहीं हो सकते हैं। 1700 लोग मारे गए मुख्तलिफ रैंक्स के, डीआईजी, एक्स डीआईजी रैंक और एसएसपी और इस रैंक के भी लोग, कई लोग मारे गए, कांस्टेबल्स और एसपीओस की कोई मतलब इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है कितने लोग मारे गए। कहीं आपको लग रहा है कि इनको, इस फोर्स को जितनी इज्जत मिलनी चाहिए थी, देनी चाहिए थी, वो इनको नहीं दी गई या नहीं दी जा रही? देखिए ऐसा है, आप बात कर रहे थे कि जब रुबैया सैयद को छोड़ना था तो जेएंडके पुलिस के पास 3 आदमी थे वहाँ क्राउड में। बिल्कुल। एक के पास कार्बाइन थी, 2 के पास शायद मुझे मालूम, चाकू चौबंद, बहुत जवान मर्दी से वो वहाँ पे खड़े थे। उस वक्त एसएलआर नहीं होती थी जी, 303 मेरे ख्याल से थे, बट आई रिमेम्बर हमारे पास कार्बाइन होती थी और 303 राइफल। ये AK-47 राइफलें, ये एसएलआर, इंसास, ये जो सारी चीज़ें बाद में हमारे टाइम पे आई हैं। जी हाँ। ये चीज़ें होती नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस वॉज इल इक्विप्ड, इसके लिए इक्विप्ड नहीं थी। और ये जो है ना, जो कश्मीर में हुआ, ये एक बहुत बड़ी, इसको लोग प्रॉक्सी वार बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये कोवर्ट वॉर है। मतलब डायरेक्ट वॉर नहीं लॉन्च की है, लेकिन अंदर से वॉर है। तो जो ये एक किस्म की लड़ाई है पाकिस्तान ने पूरी आपके घर के अंदर लगवाई है जी। तो इसके लिए कोई भी पुलिस सक्षम नहीं है, कोई भी पुलिस इसके लिए तैयार ही नहीं होती। हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है ये। भाई मेरी ट्रेनिंग एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, आईपीएस, हमारी ट्रेनिंग होती है एक मर्डर केस को या एक बर्गलरी को या एक रेप केस को एविडेंस कलेक्ट करना, उसको कोर्ट के सामने पेश करना और आपके खिलाफ, आपका सब जो भी इल्ज़ाम लगाया उसको साबित करना जी। यही है हमारा काम। और जनरल लॉ एंड ऑर्डर को डील करना, कोई पत्थरबाजी हो गई, इन चीज़ों से उसकी ट्रेनिंग होती है। एक जंग की लड़ाई जिसमें इतना बड़ा आज फौज, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, जेएंडके पुलिस, सारी एजेंसियां लगी हुई हैं, उसके लिए एक स्टेट पुलिस, और दुनिया की कोई भी स्टेट पुलिस इसके लिए नहीं होती है। और ये जो आपने कहा कि जेएंडके पुलिस के कहा जाता है कि ये मिली हुई है और ये जो इनके बजाय सीआरपी, बीएसएफ यूज़ करना चाहिए, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने जेएंडके पुलिस को हेड किया है और सीआरपी, बीएसएफ मेरे दोनों तरफ थे जी। तो इंडियन आर्मी हमारे साथ 24 घंटे रहती थी, लेकिन आर्मी और सीआरपीएफ और बीएसएफ या एसएसबी यहाँ 2 साल या 3 साल के लिए आती, पोस्टिंग पे आते और फिर वो चले जाते। जेएंडके पुलिस का सिपाही 35 साल इधर ही रहता है। उस शुपैया गांव में उसकी बीवी जो है वो उस बाजार में सामान लेने जाती है जी। और उसका बेटा स्कूल जाता है वहीं पर, वो उसकी बीवी छोड़ने जाती है और वो खुद ड्यूटी देता है लाल चौक में या बड़गाम में। तो उसका काम कितना मुश्किल है और उसको ये 35-40 साल यही भुगतना है। उसको 3 साल की बाद पोस्टिंग बाहर नहीं चले जाना। जी। सीआरपी और आर्मी वाले की फैमिली
यूपी या बिहार में रहती है या प्रोटेक्टेड जगह रहती है, इसकी सिपाही की जो बीवी बच्चे हैं वो वल्नरेबल हैं कितने, उसके बावजूद ये काम करता है। एक भाई कहीं टेररिस्ट भी है, मेरे बहुत सारे कांस्टेबल थे जिनका अपना सगा भाई टेररिस्ट था, उसकी आप हिम्मत देखो, वो मेरे साथ आके चुपके से कान में बोलता है कि सर इस तरह से उस उधर है वो। मैं कहता हूँ ये जो सारी लड़ाई अगर जे.एंड.के पुलिस नहीं होती आप ये लड़ ही नहीं सकते थे। कुछ लोग इसमें ऐसे हैं बेशक जिनको आप जिनका जिक्र जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग शामिल थे, जैसे कि अली मोहम्मद डार थे, वो ऑपरेशनल चीफ बना एक ज़माने में, फिर वो पुलिस में बाज़ाब्ता तौर फता इसने छोड़ दिया। कुछ लोग मुझे मालूम, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ही डिस्क्रेडिट। मैं बताता हूँ। देखो, जब इतना बड़ा बवाल हो जिसमें सोसाइटी इफेक्ट होगी, जिसमें आईएएस अफसर इफेक्ट हो गया, भाई आपका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर यूएनओ को नहीं रिप्रेजेंटेशन किया जी, नाम लेना अच्छा नहीं लगता जी, मेरे कुलीग सीनियर कुलीग रहे जी, तो जजेस, वकील, केएस ऑफिसर्स, आप यू नेम, सोसाइटी का कौन सा विंग है जो इफेक्ट नहीं हुआ? तो जे.एंड.के पुलिस भी एक हिस्सा है इसी सोसाइटी का, जहां पूरा एटमॉस्फेयर ही पॉल्यूट हो गया। तो वहां जे.एंड.के पुलिस में अगर कहीं 2-4% ऑपरेशन आई है, यस, अली मोहम्मद डार की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, उसने हमारे पुलिस हेडक्वार्टर पे सब इंस्पेक्टर होते हुए बाद में वो डिप्टी चीफ बना, ऑपरेशनल चीफ, और उसने जो डीजीपी साहब बैठे थे 25 या 24 जनवरी 1992 की बात है, डीजीपी के जहां कॉन्फ्रेंस चले, जहां सारे चीफ बैठे थे फोर्सेस के, उस पे उसने ब्लास्ट किया अंदर बाथरूम से जाके, वो फिट की थी आईडी। हुआ ये, इस तरह के केसेस हुए हैं, बहुत सारे केसेस हुए हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई किया। उस वक्त हमने 3-4 हजार लड़कों को सर्विस से डिसमिस किया। मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बताओ जिसने डिसमिस, आपके सेक्रेटरी के इतने लोग इन्वॉल्व थे, एक चपड़ासी नहीं निकला जी। हमने जे.एंड.के पुलिस को वापस इसीलिए लाया कि हमने डिसमिस, जिसका हमें खबर मिलती थी ये इन्वॉल्व है, नेक्स्ट डे उसका डिसमिसल ऑर्डर और उसको उसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई। ये चीजें सिविल महकमे में नहीं हुई, इसीलिए सेक्रेटरीट से एंटी भारत एजेंडा चलता रहा। आई एम सॉरी टू से दिस, वहां आज भी रेजोल्यूशन पे दस्तखत किए गए, आईएएस आईपीएस अफसर्स नहीं किए 90 मार्च में, 90s में, तो वहां अनफॉर्चुनेटली ऐसा सेंटिमेंट आज भी किसी ने निकाला नहीं जी। लेकिन जे.एंड.के पुलिस वाज रूथलेस जी, क्योंकि हमारे पास पावर थी, हमने डिसमिस किया और अंदर ठोका जो भी, इसीलिए जे.एंड.के पुलिस इस जंग में आई। और कुर्बानी देखो, जे.एंड.के पुलिस जैसी कुर्बानी किसी पूरे इंडिया में क्या, पूरे दुनिया में दिखा दो। 1700 लोग उन्होंने अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस दी, 1700। आपके कारगिल वार में 500-550 फौजी मरा जी, शहीद हुआ, हमारे 1700 लोग मरे, जिसमें कि हजारों की तादाद में तो जख्मी हुए, जिसमें 7 डीजीपी रैंक के लोग हैं। डीजीपी होता है पुलिस का चीफ, मैं वन ऑफ देम हूं, देख लो, ये गोली लगी है, हाथ का दोबारा बनाया है, यहां ग्रेनेड का स्प्लिंटर लगा जी। ऐसे 10 अटैकों में, लेकिन एक में एक्चुअली हुआ, लग गई, बाकियों में तो बच गए। तो इस तरह का डॉक्टर अशोक भान, वीराना अवेली, राजेंद्र साहब, और मैं बताता हूँ हमारे जे.एन. सक्सेना, वो जो पुलिस 92 में हुआ, 6-7 लोग वहां पे, राजन बख्शी साहब, सीनियर लोग, राजन बख्शी, बहुत सारे, मैं कितनों के नाम लूं, 7 तो डीजीपी लोग के रहे जख्मी जो है। तो इट इज ऑफिसर लेड फोर्स। तो जे.एंड.के पुलिस जैसी कंट्रीब्यूशन, इसी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करके 2003 में उस वक्त के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब हमारे यहाँ अकेडमी में आए, पुलिस अकेडमी उधमपुर में, और उन्होंने प्रेजेंट किया वो कलर्स। मेरे ख्याल जे.एंड.के पुलिस की के लिए बड़ा ऑनर है कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति खुद आकर कलर्स प्रेजेंट किया। लेकिन कुछ लोगों ने, यस जो आप कह रहे हैं, कुछ लोगों ने ये नैरेटिव बनाया था
कि JNK पुलिस मिली हुई है, मशकूक बनाया। अरे 90% इंफॉर्मेशन आपकी JNK पुलिस से आती है। जी। मैं 35 साल में देखा ना, 90%, मोर देन 90% इंफॉर्मेशन जितनी टेररिस्टों के खिलाफ ऑपरेशन होते हैं वो JNK पुलिस से आती है। आपको बाद में ये टेक्निकल गैजेट्स आई और ये चीज़ें आई, आप बाकी फोर्सेस तो हाँ उनका मसल पावर मुझे चाहिए, आर्मी का, इंडियन आर्मी का, CRP का, BSF का, उनका मसल पावर, उनका सुपीरियर टैक्टिक्स चाहिए ऑपरेशंस कॉम्बैट में, लेकिन इंफॉर्मेशन JNK पुलिस से आती है। वो कौन देता? बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए, जैसे कि आपका ये भी था, आपके पीछे CRPF की बेशक एक स्कॉट जिप्सी थी जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन आगे से जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग, जिसमें कम से कम एक आदमी की डेथ भी हो गई मौके पर। इसके अलावा भी कई ऐसे वाक़यात हैं। अगर हम 90 की तरफ, मैं खुद एक बार आपके पास आया, आपके साथ मोहम्मद ये जो सईद अहमद सईद थे जो आपके DSP हेडक्वार्टर थे, तो आपने कहा कि वहाँ पे जंगल काट रहे हैं ये लोग आरिजाल एरिया में। तो आपने कहा कि आप अपना कैमरा शैमरा साथ लेकर के जाएं, DC साहब भी जा रहे हैं, DN त्रसल साहब। तो हमने प्रोग्राम बनाया। अगले दिन मैं आया वहाँ तो पता चला कि आपका प्रोग्राम नहीं, आपका प्रोग्राम ही बदल गया है। आप मतलब निकल चुके थे, मुझे बताया, तो मैं वापस चला गया। शाम को मैंने सुना कि हमला हो गया है और उसमें लोग, अब मुझे पता नहीं था आप लोग भी वहाँ पे गए हैं या नहीं गए, मैंने मालूम किया तो मैं चला गया बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बरज़िला। जब मुझे पता चला वहाँ है, मैंने देखा सईद अहमद सईद को, तो इसकी टांग में 5-6 गोलियाँ इसकी लगी थी और मरहम पट्टी इसकी हुई थी। तो फिर पता चला कि अब्दुल कदीर शाह जो डिप्टी SP हेडक्वार्टर थे, नहीं पुलिस लाइन हेडक्वार्टर सैयद, हाँ पुलिस लाइन्स के DSP थे अब्दुल कदीर शाह, और मुजफ्फर जो इंस्पेक्टर थे, इन दो की डेथ भी हो गई थी। इस किस्म के बहुत सारे वाक़ात, शायद आप भी होते तो पता नहीं, हम इस वक्त एक प्रोग्राम आपके साथ कर रहे होते या नहीं, या मैं भी अगर होता। देखो, अगर हम जाते तो आप भी जाते जी, और हम दोनों शायद आज यहाँ नहीं होते। वो बेसिकली बाद में मुझे पता चला वो ट्रैप था। जी, आपने कहा था किसी सिपाही की शादी है, शादी के सिलसिले में जा रहे। हाँ, वो बेसिकली ट्रैप था। क्या हुआ कि एक डेपुटेशन आता है जुमा के दिन जी, और मैं SP बडगाम था, यंग SP, उन दिनों 90s की बात है, और एक डेलीगेशन, मेरे ऑर्डरली ने कहा कि सर एक डेलीगेशन आई है आरिजाल से, वो मिलना चाहते हैं। जी, मैंने कहा भेजो अंदर, मैं तो हर एक को सुनता हूँ, आपको पता है मैं हर एक की बात सुनता हूँ, किसी को मना नहीं। तो मैंने उनको बुलाया, उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा, देख, उन्होंने यही लफ्ज़ बोले कि सर आपने हमको खुदा के भरोसे छोड़ा है, ना DC साहब आते हैं ना आप आते हैं। उन दोनों हालात बहुत ख़राब थे, आपको मालूम है, 90s में ज़बरदस्त हालात ख़राब थे, बहुत बुरी तरह से टेररिज्म था। तो सर वहाँ टिम्बर काटते हैं लोग, सारा फॉरेस्ट काट दिया है, आप एक बार हमारा पता तो करिए। जी, तो मैंने इमोशनल होके बोल दिया, ठीक है सोमवार आएंगे, विदाउट थिंकिंग। बाद में मैंने रियलाइज किया गलत किया, बताना नहीं, डेट बताना नहीं चाहिए था, वो सरप्राइज रखना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ठीक है मंडे को आएंगे। तो मैंने फ़ोन उठाया, DC साहब, त्रिसल साहब DC साहब को फ़ोन किया। मैं कहा त्रिसल साहब इस तरह से लोग आए हैं, इनका रिक्वेस्ट है हम जाएं वहाँ, तो मंडे को चलेंगे? कहते हाँ चलेंगे। कहते आप इस तरह, मैं अकेला नहीं जाता हूँ, अगर आप जाएंगे तो मैं भी चलूँगा। मैं कहा ठीक है। तो मैंने लोगों को बोल दिया मंडे को आएंगे। तो मंडे को जब मैंने जाना था 10 बजे जिप्सी में बैठने वाला था, ये इसको मैं बोलता हूँ डेस्टिनी, जी, ऊपर वाले ने बचाना होता। तो उन दिनों अजहर आलम DIG कश्मीर होते थे, IG नहीं होते थे वो पंजाब के थे। तो उनका मुझे वायरलेस, उन दिनों मोबाइल भी नहीं होते थे, ये मोबाइल सर्विस सिस्टम नहीं था। तो मुझे वायरलेस पे मैसेज आया कि DIG कश्मीर डिज़ायर्स कि आप पटन पहुंचो, CRPF कैंप पटन। जी, अब पटन बारामूला में, मुझे बारामूला क्यों जाना? उन्होंने कहा कोई अर्जेंट ऑपरेशनल मीटिंग है CRP कैंप पटन में, आप आइए। जी, तो मैंने जब मैसेज सुना, इट इज़ एन ऑर्डर, DIG मेरा बॉस मुझे कह रहा है, तो मैंने PCR बडगाम को कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे DIG साहब ने पटन के लिए आदेश दिया है, तो हम DC साहब को बोल देना नहीं जाना है। तो DC साहब ने जब सुना मैं भी नहीं जा रहा, वो भी नहीं गया। पीछे से कदीर शाह और सैयद अहमद सैयद जो DSP हेडक्वार्टर था, कदीर शाह DSP DR था, इन दोनों ने
और मुजफ्फर जो एसएचओ था, जी। इन तीनों ने मिलके कहा कि एसएसपी साहब ने कहा था जाने के लिए, वो चूंकि उनको काम पड़ गया, हम चलते हैं। अच्छा, वो उन्होंने डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि हम जाते हैं। जी। वो बेसिकली ट्रैप था। उन्होंने वहाँ, बाद में मुझे पता चला 10-15 टेररिस्ट थे जेकेएलएफ के, उन दिनों जेकेएलएफ होता था, उन दिनों ये नहीं एचएम बाद में आया। तो ये अरिजाल के रास्ते में उन्होंने एम्बुश लगाया था। जी। तो इन दोनों ने नालायकी क्या की, इनकी अपनी अपनी गाड़ी थी, इन्होंने एक ही गाड़ी ली, तेल बचाने की कोशिश की, और दो दो पीएसओ दोनों के पास थे, पीएसओ भी रखे कि ये दो ही ले जाते हैं जी। और ये चले गए और वहाँ हमला हो गया। जब टेररिस्ट नीचे आए तो उन्होंने कहा कहाँ है एसपीडीसी, तो ना त्रिसल था ना मैं था। जी। वो बेसिकली अटैक हमारे के लिए प्लान किया था, लेकिन ना त्रिसल था ना मैं था। तो सैयद को गोली लगी टांगों में, हाँ, मैंने देखा। ये दोनों टांगे उसकी, और कदीर शाह को गोलियां यहाँ लगी सर में। उसका ये निकल गया, भेजा निकल गया, एंड ही डाइड ऑन स्पॉट। मुजफ्फर को भी गोलियां शायद इधर लगी थी, उसका भी सर। तो ये दोनों तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई जी। सैयद अहमद सैयद जख्मी था, उसको लेकर आए। तो मुझे मैसेज आया जब कि ऐसे ऐसे हमला हो गया, तो मैं दौड़ा बड़गाम। जब मैं पुलिस थाने में पहुंचा तो उस वक्त ये पहुंचे थे उसी वक्त, तो उन्होंने कहा दो तो मर गए, डीएसपी डीआर इज डेड, एसएचओ इज डेड, डीएसपी हेडक्वार्टर जो है वो जख्मी है। मैंने कहा है, गाड़ी में। और मैंने कहा लाओ। अब मैं पहली बार गाड़ी उस दिन चलाई, इतनी स्पीड से चलाई, मेरी कोशिश थी कि किसी तरीके से सैयद अहमद सैयद को बचाया जाए। तो मैंने हार्न फुल और रेड लाइट फुल लगा के सीधा बरजला ले गया इसको, और डॉक्टर को फटाफट बोला इसको बचाने की कोशिश की, और बच गया, ऊपर वाले की मेहर थी, बच गया। तो ये एक बहुत बड़ा शौक था। और उस दिन मुझे सच में लगा कि 3 ही अफसर थे, 4 अफसर थे, 4 में से 3 तो मर गए बड़गाम, मतलब 2 मर गए, 1 जख्मी हो गया, तो मैं अकेला रह गया। तो उस दिन बड़गाम में ऐसी स्थिति हुई। तो ये मुझे आपने याद दिला। कभी आपको ये लगा कि मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की मुहाफिजत में महफूज नहीं हूँ? आपको कभी लगा? आपको लगा कि मैं महफूज हूँ? नेवर। इनफैक्ट मेरा ऑर्डरली लोकल था वहाँ का, और मैंने कभी भी सीआरपी एस्कॉर्ट में जरूर रहती थी, लेकिन पुलिस अपने घर में, अपने दफ्तर में, जहाँ पर्सनल, वहाँ हमेशा लड़के लोकल रहे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर वो मारना चाहता है मुझे तो कभी भी मार सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर कुछ लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इलाके में कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं तो बाकी लोगों को इस पे मशकूक नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग इनफैक्ट कई जगहों पे लड़कों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के हमें बचाया। मुझे याद है एक बार मेरे ऊपर अटैक हुआ, मैं जा रहा था इधर ही नारबल के पास जी। हम गुलमर्ग से आ रहे थे, तो एक आर्मी गाड़ी पे अटैक हो गया। पहला अटैक था, अर्ली मेरे ख्याल जनवरी-फरवरी 90s की बात है जी। आर्मी की दूध के लेने के लिए एक 3 टनर जाती थी गुलमर्ग से श्रीनगर जी। उसमें एक ड्राइवर था और एक LMG पॉइंट का एक बंदा होता है। तो ड्राइवर के पास कार्बाइन थी, उस पर वो बेसिकली उनको कहीं खबर मिली थी कि मैं ASP साहब गए हैं गुलमर्ग, वापस आएंगे तो अटैक करेंगे, लेकिन मैं लेट हो गया और वो गाड़ी आ गई, तो उस गाड़ी पर हमला कर दिया टेररिस्टों। पहला हमला था फौज की गाड़ी पे, उस पे उन्होंने दोनों फौजियों को मार दिया और उनकी एक LMG भी ले गए और कार्बाइन भी छीन के लिए। आप किसी दूसरी गाड़ी में वापस आए? मैं जीप में था, मैं उस वक्त अभी मागाम से भी पीछे था। तो मुझे जब वायरलेस मैसेज आया कि ऐसे ऐसे हमला होगा, मैं फैमिली भी साथ थी? फैमिली साथ थी, एब्सोल्युटली। और 30-35 दिन की बच्ची थी। जी हाँ। और मेरी वाइफ थी और मैं जी। तो हम जब पहुंचे तो गोलियां चल रही थी। तो इतनी देर में जनरल जक्की कोर कमांडर होते थे, वो बाद में एडवाइजर भी बन जी। वो आ गए वहाँ। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे ऐसे। तो
मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ मेरी जब मेरी राइफल जो है वो गाड़ी में रह गई, तो मेरे ही पीएसओ ने गोलियों के बीच जाकर राइफल एक 47 लाई। तो हमारे लड़के अपने अफसर के लिए जान कुर्बान करते थे। डॉक्टर अशोक भान जब एसपी अनंतनाग थे, एसएसपी अनंतनाग, उन पर हमला हुआ, 2 पीएसओ सामने आ गए और अपने आप को मरवा दिया जी। ये है लॉयल्टी जेएंडके पुलिस की। एक सारा तालाब थोड़ा गंदा हो जाता है, एक फिश अगर खराब है उसका मतलब नहीं सारा। जेएंडके पुलिस की कुर्बानी को ये देश कभी नहीं भूल सकता। ये एक बड़ा फोर्स है, इनकी तादाद तकरीबन 1,10,000 के करीब होती है, जिसमें तकरीबन 60,000 के करीब लोग कश्मीर से ही होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, नई खेप आ जाती है, इसमें ये सिलसिला जारी है। लेकिन बहुत सारे लोगों की यह भी शिकायत है कि जम्मू कश्मीर पुलिस क्यों ऐसे रिपोर्ट्स बनाती है कि जहाँ पे कोई किसी का दूर दराज का रिश्तेदार आज से 30 साल पहले वो मिलिटेंट रहा या इसके साथ इनडायरेक्टली वाबस्ता रहा है और इसका नाम वहाँ पे लगा है और आज वो भुगत रहा है, न उसको सरकारी नौकरी मिल रही, न वो बिज़नेस कर पा रहा है। ये क्या वजह है, क्यों इसकी सज़ा भुगत रहे हैं बेगुनाह लोग? देखो, उसमें एट सीनियर लेवल पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए। देखो, मेरा कोई रिश्तेदार टेररिस्ट है, वो सस्पिशन के लिए ठीक है, बट मेरा करैक्टर क्या है वो इम्पोर्टेंट है ना। क्या मैं भी टेररिज्म में इन्वॉल्व हूँ? क्या मैं पाकिस्तान की ज़बान बोलता हूँ? मेरा करैक्टर कैसा है वो देखना चाहिए। तो इसको मैं कहूँगा कि सीनियर अफसरों की इसमें गफलत है, उनको खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए, सिपाहियों पर नहीं छोड़ देना चाहिए। उनको देखना चाहिए कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं है, उसका क्या रोल है, उसका अपना करैक्टर क्या है, क्या वो देशभक्त है, क्या वो अपने कंट्री के बारे में सोचता है या पाकिस्तान के बारे में सोचता है। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी कई बहुत सारी ऐसी मिसाल हैं जहाँ अगर आप भी वहाँ पे होंगे तो आप इंसाफ करेंगे। मिसाल के तौर पे सोपोर में एक ऐसा वाक़ा हो जहाँ 1993 में हिज़्बुल मुजाहिदीन का कोई टेररिस्ट था, वो मर गया और उसकी 1 साल की बच्ची वहाँ पे रह गई। वो बच्ची आगे जवान हो गई और उसके बाद वो जाना चाहती थी यूरोप वगैरह में, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको वहाँ पे भेजना चाहती, सपोर्ट करना चाहती ताकि वो पढ़े। इसको पुलिस के लोग, सीआईडी के लोग वो लिखते थे कि ये बेटी है हिज़्बुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट से, उसको सपोर्ट ही, इस पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने इस पर एक स्टोरी कर ली, तो उसके बाद मेरे ख्याल से जनरल अता हसनैन साहब, उन्होंने कहीं पे वो पढ़ा था, तो उन्होंने उसका वो पासपोर्ट वगैरह बना और ख़ुद उसके घर पे डिलीवर किया, उसके घर पे। लेकिन आम हालत में ये नहीं होता है। आपके बड़गाम में मैं जानता हूँ एक ऐसे शख्स को भी जिसका सौतेला भाई 30 साल पहले पाकिस्तान जाने लगा था, रास्ते से वापस आ गया और उसके बाद संदीप नाइक साहब थे डिप्टी कमिश्नर, उसके पास जा कर के पता नहीं सरेंडर किया क्या क्या, उसके बाद नौकरी भी उसको मिल गई, सरकारी मुलाजमत भी मिल गई। अब ये जो शख्स है, ये वहाँ पे एक ऑफिसर था डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, इसको अभी भी खुद इसको और उसके बच्चों को ये लिखा जा रहा है उसमें कि ये इनका मिलिटेंट बैकग्राउंड है। इस किस्म के बहुत सारे वाक़ात हैं। ये मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बैड। अगर ऐसा हो रहा है तो सीनियर अफसरों को इसका संज्ञान लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना चाहिए। ऐसे आप किसी को पनिश नहीं कर सकते, गलत। इससे सारी कम्युनिटी खिलाफ हो जाती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर वैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुस्तकबिल में भी कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, क्योंकि आपके पास इतना समंदर है इन्फॉर्मेशन का और मुशाहिदात का, ज़ाती तजुर्बत का, कि वो 1 घंटे में मुकम्मल नहीं होगा। हम आपसे मुस्तकबिल में भी फिर मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।